10th क्लास। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए हमारे पास आज के टाइम में टोटल 118 के आसपास एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा ही हो चुके हैं अब तो, और डिस्कवरी चलती जा रही है जैसे। तो उन एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर रखा है। ठीक है, ये इसी तरह से है जैसे कि आप जैसे स्कूल में जाते हो तो क्लास वाइज लाइन लग जाती है। ठीक है, हाँ, इस क्लास के सभी बच्चों की प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी सेम का मतलब इन क्लास के सभी बच्चों का सिलेबस सेम है। इस सेक्शन के जैसे है, इस क्लास के इस सेक्शन के इस सब्जेक्ट का सबका टीचर सेम है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास वाइज। उसी तरह से हमारे पास एलिमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने उनको अलग कर दिया। ठीक है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम आएंगे और 4 टेबल आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी कि टेबल बनाना शुरू कैसे हुआ, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो है इसकी, दिस इज़ यू कैन से इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, कि हमने इसको कैसे करना स्टार्ट किया, शुरुआत हमने कैसे की, और उसके बाद फिर हम इसमें आते हैं कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ जो है उस टेबल के अकॉर्डिंग, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वाई, हम कर ही क्यों रहे हैं सब। ठीक है, कि क्यों परेशान हो रहे हैं हम, क्यों हमें अरेंज करना है, क्या ज़रूरत ही क्या है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक काम हो जाता है। क्वेश्चन था कि हमें ये क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारी स्टडी मुश्किल हो जाएगी। स्टडी मुश्किल होने का देखिए इसको मतलब क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल सा अगर इसका एग्जांपल दिया जाए, हम स्कूल से ही जोड़ देते हैं इस एग्जांपल को। मान लीजिए कि सब बच्चे ऐसे असेंबली में इकट्ठे हो गए और कहा जाए कि जिस क्लास में मन करे जाके बैठ जाओ। ठीक है, फिर कोई भी टीचर आता है, कुछ भी पढ़ाता है, तो क्या सब बच्चों को समझ में आएगा? देयर आर वेरी लेस चांसेस। ठीक है, तो सेम चीज़ उसी तरह से है कि हमें क्लासिफिकेशन करने से क्या हो जाएगा कि सभी के सभी जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है या फिर जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं, वो सब के सब सेम जगह मिल जाएंगे। और अगर हमें उनमें से किसी एक का ग्रुप पता लग गया, यानी कि एक की प्रॉपर्टी पता लग गई, तो उससे हम सभी की प्रॉपर्टीज़ बता पाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह से है जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप जाके उसको कहते हैं कि एक रजिस्टर दे दो। ठीक है, तो वो जाता है, उसी टाइम निकाल कर ले आता है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि एक नोटबुक दे दो, हो जाता है, दूसरी तरफ से निकाल कर ले आता है। पेन चाहिए, तीसरी जगह से निकाल कर आता है। तो उसने क्या कर रखा है, हर एक को कॉलम वाइज अलग अलग बांट रखा है। ठीक है, शॉप में क्या होता है, ऐसे एक बॉक्सेस टाइप में होते हैं, उसके अंदर अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग सामान होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सामान को दे पाते हैं। अगर ऐसा हो कि वो जहाँ से सामान उठाते हैं वहाँ से लाए, एज इट इज़ उलट दिया, तो आपको आधा घंटा लग जाएगा नोटबुक ढूंढने में, आधा घंटा लग जाएगा पेन ढूंढने में। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि हम अपनी स्टडीज़ को इजी बना सकें। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की सबसे पहली कोशिश की थी डोबरनियर ट्राइड्स। ठीक है, तो ये ट्राइज का जैसा ही है, डोबरनियर एक कोशिश की थी, डोबरनियर ट्राइज। ठीक है, तो ट्रेड्स बोलते हैं इसको हम। इसने क्या किया कि एलिमेंट्स के 3-3 के ग्रुप बनाए। ठीक है, डोबरनियर ने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट वाले ने, इसने 3-3 के ग्रुप बनाए। ठीक है, ए, बी और सी, 3 एलिमेंट। उसी तरह से उसने फिर और एलिमेंट्स को लिया और उनको उसने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, सबसे कम मास इसका, सबसे ज़्यादा इसका, सबसे ज़्यादा सी वाले का, सबसे कम उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इस तरह से उसने अरेंज किया। ठीक है, कर सकते था, कोई बात नहीं। चलिए, इसकी अरेंजमेंट में क्या खास बात थी कि एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको XYZ ले लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ X इज़ लेस देन एटॉमिक मास ऑफ Y लेस देन एटॉमिक मास ऑफ Z। तो जब इसने अपनी टेबल बनाई तो इसमें खास बात क्या निकली कि जो एटॉमिक मास ऑफ Y है, यानी कि जो बीच वाले का मास है, वो AX और AZ इनके एवरेज के इक्वल आ रहा है, और नॉट एग्जैक्ट इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल। एक आधे में एग्जैक्ट आ रहा था, एक आधे में अप्रोक्सीमेट आ रहा था। तो उसने क्या कहा कि जिन जिन की प्रॉपर्टी मैच करती है, याद ध्यान से सुनना इसको, कि जिन जिन की प्रॉपर्टी मैच करती है वो सब के सब इस लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि उनका मास, जो बीच वाले का मास है, वो एवरेज के इक्वल होगा जो आगे है और जो पीछे है उसके। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर आता है हमारे पास लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का मास होता है 7, सोडियम का होता है 23 एंड दिस मास इज 39।
ओके, तो सोडियम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 39 + 7/2 कितना आया, 46/2 दैट इज़ 23। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। और ये आपने सीखा भी हुआ है, याद कीजिए 9th क्लास में आपने सीखे हैं 20 तक एटॉमिक नंबर। तो मुझे बताइए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आंसर है 3। लिथियम का Z3 होता है, दैट इज़ 2,1। ठीक है, सोडियम का होता है 11, दैट इज़ 281। और उसी तरह से पोटेशियम का होता है 19, दैट इज़ 2881। तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि तीनों के तीनों एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो कंपाउंड जो इनके बनेंगे, ऑक्साइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, सब के सब सिमिलर होंगे। हाँ, प्रॉपर्टी याद रखना आपको इस चीज़ को कि सेम नहीं होती, सिमिलर होती है। सेम हो जाएगी तो फिर वो मेटल ही सेम हो गया, मटेरियल ही सेम हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ कभी सेम नहीं होती, वो क्या होती है, जी हाँ, सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये इसका लॉ है कि जो बीच वाला एटम है उसका मास साइड वालों के एवरेज के इक्वल होगा। ओके, ये है आपके सामने जो टेबल डोबेर्नियर ने दी थी। ठीक है, उस टाइम तक जितने एलिमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग उसने उसको अरेंज किया और ये उसने टोटल 9 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाया था। ठीक है, तो उसने 9 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम क्योंकि मास इनका एवरेज आ रहा है। उस तरह से कैल्शियम, स्क्रोंटियम, बेरियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम क्योंकि इसका मास इन दोनों के एवरेज के इक्वल आ रहा है। और सेम चीज़ लास्ट वाले में होगी। ठीक है, तो डॉन डोबेर्नियर जो थे, ये आप इसके बारे में आप बुक में लिखा हुआ है कुछ कि 1817 में इन्होंने टेबल दी थी। ठीक है, तो हमें वो सब याद नहीं करना क्योंकि एसएस नहीं है। ठीक है, आपको इसमें सन याद नहीं करने होते, ईयर्स याद नहीं करने होते, आपको सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी याद करनी होती है कि उसका मेन मकसद क्या था। ठीक है, तो अब आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि क्या ये हर जगह लागू होगा, क्या ये हर एटम में लागू होगा, क्या हर एलिमेंट्स के लिए लागू होगा? तो आंसर है नहीं, हर एक में नहीं होगा। जैसे जैसे हमारे पास और एटम्स की डिस्कवरी हुई और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और पता लगा कि ये टेबल तो फेल हो गई। ठीक है, इससे ज़्यादा में वो लग नहीं पा रही थी तो इसको हमें क्या करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स आज के टाइम में 118 है, इसने सिर्फ 9 को ही अरेंज किया था, बचे कितने 109, उनको कौन करेगा। ठीक है, तो इसको हमने फिर इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आए हमारे पास, न्यूलैंड। ठीक है, नई ज़मीन यू कैन से। ओके, तो न्यूलैंड के बारे में कहा जाता है कि जब ये थे उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। ओके, इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम में 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, इनके नाम में ऑक्टेव है तो इन्होंने ऑक्ट मतलब 8 का रूल अप्लाई किया। इसने क्या कहा कि हम अरेंज करते हैं तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होगी। ठीक है, और इसके लिए इसने यूज़ की द सरगम। ठीक है, न्यूलैंड को हम बोलते हैं बाजे वाला साइंटिस्ट यू कैन से। ठीक है, बाकी बोलना मत, एग्जाम में किसी को पता लगेगा तो बुरा लगेगा उन्हें। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, इन्होंने सरगम के ऊपर अपना लॉ दिया था। तो इनके जैसे सरगम होती है हमारे पास, आपने सुनी है, आप अगर म्यूज़िक में आपने इंटरेस्ट लिया हो तो सा रे गा मा पा धा नी के बाद सा आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इसका मतलब जैसे सरगम अपने आप को 7 सुरों के बाद रिपीट करती है, उसी तरह से एलिमेंट्स जो है अगर हम उसको ऐसे जचाएं, ठीक है, इस तरह से सरगम में, लेकिन जचाने का तरीका क्या होना चाहिए, जो तरीका इसका था, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इसने भी किसके हिसाब से जचाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जचाया था। तो पहले वाले की प्रॉपर्टी 8th वाले के साथ मैच करेगी। और क्योंकि ये किसी और देश का था तो वहाँ पे सरगम इस तरह से नहीं होती थी, उनके देश में सरगम होती थी ढो रे नी फा सो ला ती। ठीक है, ढो रे नी फा सो ला ती, ये उनके यहाँ की सरगम थी, डो रे नी फा सो ला ती। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बस ठीक है थोड़ा सा जीके बढ़ जाएगी, इससे और कुछ नहीं है। तो इसने इसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल बनाई। ठीक है, लेकिन जब इसकी टेबल थोड़ा सा हिट होने लगी तो साइंटिस्ट कई बार जोश में होश खो बैठते हैं, तो इसने 2-3 बातें ऐसी कह दी जिससे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, पहली बात इसने कही कि इस दुनिया में 56 एलिमेंट्स ही होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं।
ठीक है। अब इतना कॉन्फिडेंस तो हमें कभी होना ही नहीं चाहिए कि इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि इसने 56 एलिमेंट्स तो कर दिया, और जब उसे पूछा कि अगर और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो क्या करेंगे, तो इसने कहा कि और तो होंगे ही नहीं, यही हैं हमारे पास जितने एलिमेंट्स है। तो ये इसकी एक कमी थी। तो मैं एक बार आपको टेबल बना देता हूँ। तो ये है टेबल जो न्यूलैंड ने दी थी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की और उसको इस तरह से उन्होंने फिल कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ये सब चलता रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपने पास आयरन है, कोबाल्ट, निकल है, रूबीडियम है, स्क्रोंटियम है और ये है जर्कोनियम, ZR, ठीक है। तो ये उनके द्वारा दी गई एक टेबल थी, ठीक। अब इसके अंदर कमी क्या थी? पहली कमी, किसने कहा कि 56 से ज़्यादा एलिमेंट ही नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी कमी, इसने एक ही बॉक्स में 2 भर दिए। क्यों भर दिए किसी को नहीं पता, ठीक है। क्या उनके मन में चल रहा था, नो आइडिया, ठीक है। तीसरी चीज़, उनकी जो टेबल थी वो कैल्शियम तक ही प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, ठीक है। तो वहाँ के चेक करने वाले थोड़े से आलसी निकले। उन्होंने सोचा कि ठीक है, जैसे इंडिया में हम करते हैं कई बार कि यहाँ तक है तो आगे भी ठीक ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने भी चेक करने वालों ने, अच्छा यहाँ तक प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो आगे भी मिल ही रही होगी। फिर कुछ लोगों ने उसको ऊपर और रिसर्च किया और पता लगा कि ये तो कैल्शियम तक ही वैलिड है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनकी एक जैसी है, लेकिन यहाँ तक एक जैसी है, इसकी अलग हो गई। उसी तरह से इनकी है लेकिन इसकी अलग हो गई। यहाँ से आप देख लीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, आयरन मेटल है, ठीक है। तो इनकी टेबल भी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। होनी ही थी, इन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी, ओके। तो ये था हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हमने इस टेबल को भी रिजेक्ट करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए असल में क्या है ना कि कई बार मन में आता है कि सीधा हम डायरेक्ट सही क्यों नहीं पढ़ते, कि जब वो चीज़ पहले से गलत हो गई है तो हम उसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये इसलिए है कि आपको पता लगे कि पहले वालों ने क्या गलती की और उसको कैसे सुधारा, ठीक है ना। गलतियाँ हुई, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं और फिर उसको सुधारा। अगर हम सीधा ही सब कुछ सीधा सही करें तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है लाइफ के ऊपर, कि जब सब कुछ हम सही सही पढ़ रहे हैं तो हमारी लाइफ के साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, अभी जैसे आपने नोट किया है CBSE का रिजल्ट आया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95 से ऊपर लेकर आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 2 नंबर की वजह से क्या कहते हैं उसको, उनकी मेरिट आते आते रह गई, ठीक है। कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि 90% का उनको आंकड़ा सिर्फ 1 नंबर से रह गया, ठीक है, वो 89.9 पे रह गए, ठीक है। तो से देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी किसी मोड पर आके फेल हो सकते हैं, तो फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन बट इट्स गुड। अगर आप इसमें किसी चीज़ को, इसमें इसीलिए सिखाया जाता है कि अगर आप इसमें कहीं पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो आपको पता हो कि यस, कि हाँ बड़े साइंटिस्ट भी फेल हुए हैं। आपको पता ही है थॉमस एडिसन के बारे में, एक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 10,000 तरीक़ों से ट्राई किया था, ठीक है। देयर आर 10,000 वेज बाय विच अ बल्ब कैन नॉट बी मेड, ये उनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बल्ब बनाने के मुझे 10,000 तरीके मैंने कोशिश की है, उनसे नहीं बन रहा, लेकिन हाँ इस तरीके से बन गया। तो बहुत सारे फेलियर्स के बाद एक सक्सेस मिलती है, तो ये उसी के लिए है। हालांकि हम इनको फेलियर नहीं कहेंगे, उस टाइम पे तो सही था, उस टाइम पे ये भी सही था, लेकिन जैसे इनमें कुछ कमियां लगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, साइंस के जैसे जैसे तरक्की करती है, जैसे जैसे हमें कमियां लगती है, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और उसको सुधारते हैं। तो इसमें कमी लगी, हमने इसको सुधार के ये लेकर आए, इसमें कमी लगी, इसको लेकर आए, और इसमें भी कमियां लगी तो हम इसको लेकर आए, और इसमें भी कमियां हैं जो आज के टाइम में हम जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट है, उसमें भी कमियां हैं, ठीक है। तो वी आर वेटिंग फॉर समवन जो कि उन कमियों को भी दूर कर सके, ओके। तो चलिए फिर एक बार आप इसको नोट कीजिए। ये वाली टेबल जो है ये आपकी बुक में भी इसी टाइप से गिवन है, तो ये है आपकी बुक वाली टेबल, ओके। हालांकि हमें इसको याद नहीं करना होता, हमें टेबल्स याद नहीं करनी, बस आप इसमें क्या है, डोबेर्नियर ट्राइड्स का एक एग्जांपल याद रखना। सबसे सिंपल अपने पास ये है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जो भी इसमें लर्न करना चाहिए आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल जरूरी है, ठीक है। बाकी आपको हर एक की अचीवमेंट एंड लिमिटेशन, ठीक है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या था, उसने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, और दूसरा उसकी लिमिटेशन क्या थी, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, ओके। तो एक बार इसको नोट कीजिए, ओके। नेक्स्ट जो टेबल है हमारे पास वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव हमारे लिए इसी तरह से है जैसे कि अमेरिका में हम यूज़ करते हैं
अब्राहम लिंकन को, ठीक है। इंडिया में हम यूज़ करते हैं एग्जांपल, हमारे जो जितने भी महान नेता हुए हैं, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी हैं या फिर B.R. अम्बेडकर हैं, या बहुत सारे जिनके मतलब जीवन में लिखा होता है ना, जिनकी शुरुआत होती है, आपने बहुत सारी जीवनी पढ़ी हैं, अपने सिलेबस में भी कई रही हैं, ऐसी 6, 7, 8 में आती रहती हैं जीवनी, ठीक है, द ऑटोबायोग्राफीज़। तो उनका बचपन बड़ी गरीबी में बीता, बड़ी तंगी में बीता, ठीक है, माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, एंड सो ऑन, जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो टीचर्स होते हैं वो मेंडलीव की स्टोरी को शेयर करते हैं फॉर मोटिवेशन, ठीक है। हर एक टीचर के पास खुद की मोटिवेशन स्टोरी होती है, उनका कोई ना कोई आइडियल होता है, ओके। तो मेंडलीव जो है वो केमिस्ट्री के अंदर इस टाइप का एक नाम है जिसकी स्टोरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। साइंस के अंदर जो फिज़िक्स के अंदर है वो है हमारे पास माइकल फेराडे, ठीक है। माइकल फेराडे के बारे में कहा जाता है कि वो एक बुक शॉप पे काम करते थे और दिन में वहाँ पे काम करते थे, रात को वहीं पर सो जाते थे और वहाँ पे रात भर जाग के बुक्स पढ़ते थे, ठीक है। जब वो सोना होता था सो जाते थे। उनके पास बाइंडिंग के लिए बुक आती थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिल्द करवाने के लिए, ठीक है, बाइंड करवाते हैं ना वो बुक की सिलाई और कवर वगैरह, तो वो बुक्स उनके पास आती थी। वो उनको कहते थे कि 2 दिन का टाइम लगेगा, 2 दिन के बाद आप ले जाना, और 2 दिन के बाद फिर वो क्या होता था, तब तक वो उस बुक को पढ़ते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया था, ठीक है। तो उसी तरह से मेंडलीव के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी पुअर फैमिली से थे और इन्होंने नाम अपना इतना किया साइंस के अंदर, इतनी बढ़िया टेबल दी। उस टाइम पे सबसे बढ़िया टेबल इन्हीं की थी, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कमियाँ लगी तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ले आए, ठीक है। तो अभी तक जो हमने 2 टेबल्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने किसी में भी नहीं किया कि अचीवमेंट ऑफ देयर टेबल्स, उनके फ़ायदे क्या थे टेबल के, लेकिन इस टेबल के हम फ़ायदे भी करेंगे और नुकसान तो करेंगे ही, मतलब कि उसमें क्या क्या कमियाँ थी, ठीक है। तो मेंडलीव के ऊपर जो है इतना उन्होंने काम किया कि उनके ऑनर में हमने जो 101 एलिमेंट है उसको मेंडलीव के नाम पे रखा, मेंडलीवियम, ठीक है। तो एलिमेंट नंबर 101 उसका नाम मेंडलीवियम है। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में शायद ये पेज नंबर 86 पर है, ओके। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सबसे किफ़ायती उस टाइम की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा आउट ऑफ केओस, केओस होता है लो लेस, ठीक है, बिना किसी नियम के कुछ भी मत बोलो, एक अच्छा सा रूल बनाओ, उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो मेंडलीव ने एक लॉ दिया, दैट इज़ कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उनको एक पर्टिकुलर वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगा दें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगा दें, तो वो एक टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि इसने भी क्या किया था, न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, डोबेर्ने ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एंड मेंडलीव ने भी वही काम किया। लेकिन इसने अलग क्या किया, देखिए इसने क्या किया, उस टाइम पे इसके टाइम में क्या था, 56 एलिमेंट्स आ चुके, सर 65 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है, अराउंड 65 एलिमेंट्स की डिस्कवरी इसके टाइम में हो चुकी थी, ठीक है, ओके। तो कुछ बुक्स में 63 है, कुछ में 65 है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो 65 एलिमेंट्स की इसके टाइम में डिस्कवरी हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया कि हर एक का कार्ड बनाया, जैसे ताश के पत्ते होते हैं उस तरह से कार्ड बनाए हर एक एलिमेंट का। उसमें उन्होंने एलिमेंट का सिंबल लिखा, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा और उनकी रिएक्शन लिखी कि उनकी रिएक्शन कैसी कैसी हो रही है, ठीक है। रिएक्शन उन्होंने किससे कंपेयर की, उन्होंने रिएक्शन की हर एक एलिमेंट्स की रिएक्शन करवाई 2 चीज़ों के साथ, वन वाज ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड वन वाज हाइड्रोजन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट के उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे उन सब की रिएक्शंस की और उन सब से हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एंड ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाए, ठीक है। तो उनके पास कंपाउंड किस तरह से आए, उन्होंने मान लेते हैं एलिमेंट था R, तो हाइड्रोजन के साथ RH, इट्स लाइक जैसे NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, फिर RH2, RH3, RH4 एंड इस तरह से सिलसिला चलता रहा, ठीक है। उन्होंने रिएक्शन किसके हिसाब से की, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के अकॉर्डिंग। फिर हमारे पास ये आया डिक्रीजिंग ऑर्डर में RH3, RH2 एंड RH, ठीक है। इसी तरह से हमने हर एक कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, तो ये बना कुछ R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, ठीक है, एंड R2O7,
ठीक है। इस तरह से उन्होंने हर एक कंपाउंड की, हर एक रिएक्शन, हर एक एलिमेंट के कंपाउंड बनाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, और जिन जिन का फॉर्मूला सिमिलर था, देखो इसको क्या है, दिस इज Na2O NaH, ठीक है, दिस इज CO2 एंड सॉरी दिस इज यू कैन से MgO MgS2, ठीक है, दिस इज Al2O3 AlS3 CO2 CH4। इस तरह से उन्होंने मतलब कंपाउंड्स की वो की। तो जिस जिसका फॉर्मूला एक जैसा दिखा, जिन जिनका फॉर्मूला एक जैसा दिखा, उनको ऐसे ऊपर से नीचे उसने अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया जिनका फॉर्मूला एक जैसा दिखाई दिया, ठीक है, कर सकते थे ऐसा। तो ये था द फर्स्ट टेबल जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी प्रेफरेंस दी गई, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जचाई जाने वाली उस टाइम की सबसे पहली टेबल थी। तो इस तरह से उन्होंने इसको टेबल को बनाया, ठीक है। तो जिन जिन के फॉर्मूले सेम थे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, ऑफ कोर्स सेम होगी, ठीक है। तो ये था मेंडलीव की टेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेंडलीव की टेबल, और ये है टेबल आपकी जो बुक में गिवन है, ठीक है, ये देखिए आपके सामने है टेबल, ओके। तो इसमें इन्होंने यूज़ किया हुआ है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स के लिए उन्होंने यूज़ किया है द वर्टिकल लाइंस, एंड हॉरिजॉन्टल्स के लिए इन्होंने यूज़ की है पीरियड्स, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर अपने पास सिर्फ हाइड्रोजन है, और सेकंड पीरियड के अंदर अपने पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी टेबल को अरेंज किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने लो क्या दिया था कि अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से चाहें तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे कम मास वाला रखा, फिर उन्होंने कार्ड्स को देखा, अच्छा इससे ज़्यादा मास इसका है और उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है तो उन्होंने वहाँ रख दिया। इस तरह से उनकी टेबल चलते चलते तैयार हो गई और सबसे बढ़िया टेबल बनी। अब इसमें खास बात उनकी क्या थी कि इन्होंने बीच में कुछ गैप्स भी छोड़ दिए थे, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ के लिए उनको ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसका इस वाले से मास ज़्यादा था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इस वाले के साथ मैच कर रही थी, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया खाली। उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर एलिमेंट है, हो सकता है ये हमें आने वाले टाइम में हम इसकी डिस्कवरी करें। तो उन्होंने क्या किया था कि बीच में खाली जगह छोड़ दी थी कि हो सकता है कि अभी मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो यहाँ पर फिट हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कार्ड हमारे पास पक्का होगा, यानी आने वाले टाइम में ऐसा एलिमेंट होगा, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो ये थी मेंडलीव की अचीवमेंट, सबसे बढ़िया टेबल उस टाइम की। तो इनकी पहली अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रेफरेंस दी, सबकी रिएक्शंस करवाई, ठीक है। दूसरी इनकी खास बात क्या थी कि ये जो थी सारी की सारी एक लाइन में हमारे पास सेम प्रॉपर्टी वाले मिल गए। और जो मेन खास बात थी कि जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है उनके पास, तो उन्होंने उसको खाली छोड़ दिया ये कहकर कि यस कि ये एलिमेंट अभी हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर ये एलिमेंट हमारे पास होगा। और ऐसे हमारे पास दो एलिमेंट आए, उनके लिए उन्होंने एक संस्कृत का यूज़ किया वर्ड जिसको हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग आपने सुना है, ठीक है, उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो उपसर्ग जो स्टार्टिंग में लगते हैं, तो उन्होंने यूज़ किया एक, जिसको आपकी बुक में इक्का लिखा हुआ है, ठीक है। टीचर आपको बोलते हैं कि इक्का इक्का होता है, लेकिन इक्का नहीं है, एक है, ठीक है। संस्कृत में अगर आप इसको बात करें तो दिस इज एक, ठीक है। इक्का जस्ट बिफोर दैट, उससे पहले वाला एलिमेंट। तो इन्होंने दो नाम दिए थे, एक नाम दिया था इन्होंने इक्का बोरोन, और एक नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का बोरोन। इन्होंने दो एलिमेंट्स के नाम दिए थे, ठीक है। और इन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा वो किया था, अपनी तरफ से गेस किया था कि यस इनका फॉर्मूला कुछ ऐसा ऐसा होगा, इनका मास लगभग कुछ ऐसा ऐसा होगा। तो ये आपकी बुक में है, इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है टेबल 5.5 है आपकी बुक में, एक बार चेक कीजिए इसको, ये आपके सामने है। चलिए टेबल 5.5, एटॉमिक मास 68 उन्होंने अपनी तरफ से एज्यूम किया था, जो रियल में निकला वो 69.7, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड एकदम सेम निकला। तो इन्होंने दो एलिमेंट्स को अपनी तरफ से गैस किया था, वन वाज इक्का बोरोन एंड अदर वाज इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इक्का बोरोन आगे चल के एक इन्होंने इक्का सिलिकॉन भी किया था, ठीक है। तो इक्का एल्यूमिनियम जो था वो आगे चल के गैलियम बन गया, ठीक है। तो ये इनकी सबसे खास बात थी। तो इनकी 3 अचीवमेंट अपने पास हैं, तीनों की 3 अचीवमेंट आपको पता लगी, ठीक है, ओके। एक इनकी अचीवमेंट और थी कि आने वाले टाइम में नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई, और नोबल गैसों के साथ रिएक्शन करती ही नहीं, ठीक है। तो उनको कहाँ रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, यहाँ रख दो, एक और कॉलम बनाओ, यहाँ रख दो, इसको लिख दो नोबल, क्योंकि रिएक्शन नहीं करती तो सीधी सी बात है, और मास इनके अकॉर्डिंग अरेंज कर देना, ठीक है। दिस इज़ द वे
जिन्होंने अपनी टेबल को बनाया। इज दिस ओके? ठीक है, इस तरह से उनकी टेबल तैयार हुई और तब की सबसे बेस्ट टेबल थी। लेकिन बेस्ट कुछ भी नहीं होता और इस टेबल में भी कुछ कमियां निकली। ठीक है, तो पहली कमी क्या थी? इनके अंदर जो कमी निकली वो निकली कि इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जचाया था, तो आइसोटोप के लिए इस टेबल में कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप आपने सुना है, 9th क्लास में पढ़ा है। तो टेबल में कमी क्या थी? पहली कमी ये निकली इसमें कि इसके अंदर जगह नहीं थी आइसोटोप के लिए, क्योंकि हमने आइसोटोप के बारे में क्या पढ़ रखा है कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर होता है सेम, लेकिन एटॉमिक मास होता है अलग। और हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एटॉमिक नंबर का, जिसकी एटॉमिक नंबर सेम होता है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हमने पढ़ा है कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, तो मेंडली पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस हमारे पास क्या क्या थी? पहली लिमिटेशन थी कि आइसोटोप के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर होता है सेम, एटॉमिक मास होता है अलग। अब मास अलग है तो इसका मतलब पहले वाला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है तो उन दोनों को एक में आना चाहिए और एक कॉलम में दो नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये एक कमी थी। ठीक है, तो आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं थी, पहला ये था। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि मास के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन टेबल में दो ऐसी जगह मिली जहां पर मास आगे पीछे था, यानी कि यहाँ वाले का मास ज़्यादा, यहाँ वाले का मास कम। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्होंने प्रेफरेंस किसको दी थी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन उन्होंने लो क्या बनाया? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग दिया था। तो ये हुई थी इनसे गड़बड़। तो ये है आपके सामने टेबल, एक बार इसमें देखिए, आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर है ग्रुप नंबर 5 और 6, पीरियड नंबर 5। तो आपको इसमें मिलेगा सबसे नीचे TE एंड I। TE का मास है 127.6 एंड I का मास है 126.9। तो 126.9 पहले आना चाहिए था, 127 बाद में आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक जगह गलती और है, वो है ट्रांजिशन सीरीज़। देखिए आप, उसमें है आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, निकल को पहले आना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें ये दो गलतियाँ थी। ठीक है, तो ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन इसमें रही। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप हो गया इसमें एंड ठीक है, तो ये था हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड उसकी लिमिटेशन। ठीक है, तो हमें पता लगा कि इनकी टेबल परफेक्ट थी उस टाइम पर, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों ने उसमें भी कमियां निकाली। ठीक है, तो ये तो नेचर है लोगों का, कमियां तो निकालेंगे ही। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास जो लास्ट टेबल है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इसके बारे में बात करते हैं एक बार यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारे पास क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा डिफरेंस ये है कि मेंडलीव का लॉ कहता था एटॉमिक मास और मॉडर्न लॉ क्या कहता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो हेनरी मोजले थे, इन्होंने कहा कि सब के सब मास के पीछे क्यों पागल हैं, क्योंकि वो सब उसमें चल रहे थे। इन्होंने मास किया, हम भी मास करेंगे, हम भी मास करेंगे। इन्होंने हट के सोचा, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और जो उन्होंने अलग सोचा, उससे उन्हें क्या कहा कि हम इसको एटॉमिक नंबर से अरेंज करेंगे। और एटॉमिक नंबर से अरेंज करते ही क्या हुआ? एक बढ़िया सी टेबल सामने आ गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में उन्होंने अरेंज करना शुरू किया और सब के सब एकदम बढ़िया तरीके से जचना शुरू हो गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि अरेंजमेंट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखा। इन्हें पता है कि एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, तो उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में जिनके सेम थे उन सबको सेम ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग और इस तरह से अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमारे पास एक बढ़िया सी टेबल बनकर आ गई। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम टेबल की बात करते हैं। तो ये एक आइडिया है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लगेगा टेबल कैसी है। हालांकि अपनी बुक में टेबल दे रखी है तो कोई इसमें वो नहीं है। इसने जो थे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें 18 ग्रुप बने। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3 से 12 जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये हमारे पास ग्रुप्स थे। एंड इस तरह से पीरियड से 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला गया? पीरियड। लेफ्ट टू राइट चलना है हमें, और लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अपने पास हाइड्रोजन और सबसे आखिरी में आएगा हीलियम। ठीक है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है सोडियम, NaMg, मैग्नीशियम, उसके बाद Al, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है अपने पास? सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इस तरह से हमारे पास टेबल है। ठीक है, ये चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, तो खास बात क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, इसके लास्ट शेल में हर एक में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसमें हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 13 का लास्ट डिजिट 3 है तो लास्ट में सबके 3 होंगे। 14th वाले में 4 होंगे, 15th वाले के लास्ट शेल में 5 होंगे, इसी तरह 16 वाले में 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। 18 ग्रुप जो है इसका मतलब है लास्ट शेल में 8, लास्ट शेल में 8, ये तो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है। लास्ट शेल 8 का मतलब लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, तो 18th ग्रुप होता है जिसके अंदर लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो। ओके, इस तरह से उन्होंने टेबल को बनाया। हीलियम को यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि लास्ट शेल में ये रिप्रेजेंट करता है 2 और ये रिप्रेजेंट करता है लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, और हीलियम के पास तो एक ही शेल है तो कंप्लीट फिल, इसलिए हीलियम को यहाँ रखा गया। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपने 20 तक तो पढ़ ही रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक बार याद करते हैं। ये आपने सीखा होगा, इसको कुछ अजीबोगरीब शॉर्टकट से बताया जाता है बट वी डोंट नीड दैट, लेकिन फिर भी आप एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं। RBCSFR, इसको बोलते हैं हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, दिस इज़ द वे टू रिमेंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ओके, हलीना करे रब से फरियाद। ओके, मोस्टली मतलब इसी को यूज़ करते हैं आप भी। ठीक है, बाकी आप चाहे तो अपनी तरफ से इसमें कुछ बना सकते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ भी क्रिएटिव इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो बेटा मांगे कार सेंट्रो बापराजी। ठीक है, BARA। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से हम इनको टेबल को कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। इज दिस ओके? ठीक है, तो हम बाकी करते हैं अब इसको फटाफट से। उसके बाद है हमारे पास जो 13th ग्रुप है, इसके अंदर हम भरते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंगन आलू घिया इन थैली। ठीक है, लास्ट वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से CSIGASNPB। ठीक है, इसके लिए आप कुछ भी याद कर सकते हैं अपनी तरफ से बनाकर। एंड दिस इज़ N, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेबल कई बार मतलब हो सकता है कि बनी हुई ना हो और आपको प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करते टाइम आप इसको फटाफट से बना लेंगे तो ठीक रहता है। OSSETEPO, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी एंड हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारे पास 18 ग्रुप हैं, 3 से 12 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, इसके पास एक ही शेल है, इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। याद है शेल एनर्जी लेवल्स, नील्स बोर का मॉडल था जो 2n² का। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। पोटेशियम 2881 होता है, 4 शेल आएंगी। इसके अंदर इसमें भी 2 शेल होंगी। तो इसको उन्होंने जो टेबल को बनाया, शेल जिसके अंदर एक शेल थी उसको फर्स्ट पीरियड में रखा, जिसमें 2 शेल थी सेकंड पीरियड में। इस तरह से उन्होंने इसको अरेंज किया और जिसके शेल में इलेक्ट्रॉन सेम थे उसको उन्होंने इस तरह से अरेंज किया। तो एक बढ़िया सी टेबल हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसने जो लिमिटेशंस थी किसकी, मेंडलीव की, उनको इसने दूर कर दिया। दूर कैसे किया कि सबसे पहले क्या था उसमें लिमिटेशन, आइसोटोप के लिए जगह नहीं थी। इसमें आइसोटोप का ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है और आइसोटोप का तो एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि नए एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग फटाफट से भर सकते हैं। ठीक है, तीसरी खास बात उसकी ये थी कि उनमें था एटॉमिक मास आगे पीछे था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जचाया था इसको, तो एटॉमिक मास वाली प्रॉब्लम सोल्व। ठीक है, इस तरह से इन्होंने इस टेबल को अरेंज किया और टेबल आपके सामने है। ठीक है, तो ये थी आपके चैप्टर की बेसिक थ्योरी। इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ किस टाइप से चेंज होती है ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, तो ग्रुप के अलोंग हमें जो चीज़ें याद रखनी है, पीरियड के अलोंग याद रखनी है, उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप कम से कम भी 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको चीज़ें याद भी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, समझने के लिए चीज़ें कम है, याद रखने के लिए ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।